हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल जेके स्टडी स्टॉफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं डीयू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो भी सेकंड सेमेस्टर में, और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो वो अपना है मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। तो इसके अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जैसे कि तुलनात्मक राजनीति के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैं इससे पहले वाली वीडियोज़ में बता चुका हूँ, और साथ ही साथ मैंने जो उनकी परिभाषा थी, महत्व था और स्वरूप था उसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी। और यूरो केंद्रवाद से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको बना के दी थी। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सबको वीडियो के स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं संस्थागत उपागम के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में जानेंगे और एक्सप्लेनेशन के थ्रू, ठीक है। और साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी दे रखे हैं, वो भी आपको रीड करना है। तो देखो, तुलनात्मक राजनीति के ना उपागम दो होते हैं, हम इसको बेसिक से जानेंगे, ठीक है। तो तुलनात्मक राजनीति के बारे में मैंने बताया था कि किसी भी राज्य के अंतर्गत या फिर किसी राज्य की दूसरे राज्य के साथ जो राजनीति की अगर हम तुलना करते हैं तो उसको तुलनात्मक राजनीति कहा जाता है। या फिर अगर हम एक देश की दूसरे देश की राजनीति से तुलना करते हैं तो उसको क्या माना जाता है, तुलनात्मक राजनीति माना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम उपागम की बात करेंगे। तो तुलनात्मक राजनीति के उपागम कितने भागों में बांटे गए हैं? दो भागों में बांटे गए हैं। देखो, वैसे उपागम की बात करें तो उपागम को हम दृष्टिकोण के नाम से भी जानते हैं, या फिर ये कह लो नज़रिया, या फिर ये कह लो तरीका, ठीक है। तुलनात्मक राजनीति के कितने तरीके हैं या दृष्टिकोण है, नज़रिए है, वो एक पर्टिकुलर इसका मीनिंग नहीं है। तो इतने तौर पे आप ये जान लो कि तुलनात्मक राजनीति के उपागम या तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण की अगर बात की जाएगी तो आपको वही लिखना है जो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। बाकी इससे नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी उसमें भी इस वाले पार्ट में आप मतलब कि वो भी कवर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि तुलनात्मक राजनीति क्या है तो आपको वो लिखना है जो मैंने सबसे पहले वाली वीडियो बनाई थी, ठीक है। जो इस अगर आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो सबसे पहली वीडियो वही दिखेगी आपको। दूसरी बात, तुलनात्मक राजनीति क्या है वो आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन सबसे पहले वाली वीडियो से मिल जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि तुलनात्मक राजनीति के उपागम समझाइए या तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण समझाइए, तो आपको वो लिखना है जो मैं आज आपको वीडियो में बताऊँगा। और इसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो जो आएगी नव संस्थागतवाद वाली, वो भी आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तभी आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा कवर होगा। तो देखो, तुलनात्मक राजनीति के उपागम या तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण या तुलनात्मक राजनीति के तरीके या तुलनात्मक राजनीति के नज़रिए, तो ये जो है 4 तरीके हैं इस कॉन्सेप्ट को जानने के, इसको सिंपल वे में समझने का। तो देखो, तुलनात्मक राजनीति के उपागम को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। पहला होता है पारंपरिक उपागम। पारंपरिक उपागम वो होता है जो पुराना है, ठीक है, पुराना तरीका। और फिर जैसे ये पुराना तरीका, अगर मान के चलो हम पुराने तरीके से बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन हमें वो पसंद नहीं आता तो हम क्या करते हैं, नया तरीका ढूंढते हैं। तो नए तरीके को हम क्या बोलते हैं, आधुनिक उपागम। तो ये 2 भागों में बांटे गए हैं। तो सबसे पहला है पारंपरिक उपागम, ठीक है, जिसको परंपरागत उपागम की कहा जाता है या फिर पुराना उपागम भी कह सकते हैं। फिर दूसरा आता है आधुनिक उपागम, जिसको नया उपागम भी कहा जाता है। तो पारंपरिक उपागम क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो, ये पारंपरिक उपागम के अंतर्गत अगर मैं पूरा निचोड़ बताऊं तो इसमें सीधी सी बात किसकी की जाती है, ये पूरा का पूरा सरकार या सरकारी जो सरकारी जो कार्य प्रणाली होती है या प्रणाली व्यवस्था होती है या फिर साथ ही साथ ये कह लो संस्थाएँ होती है, उनसे संबंधित होता है, ठीक है। परंपरागत या फिर पारंपरिक उपागम जो होता है ये पूरा सरकार से या कानून से संबंधित है और ये इतिहास पर ज़्यादा ध्यान देता है। अब ये बात कर लेते हैं तुलनात्मक राजनीति के जो उपागम है, इसको 2 भागों में तो बांटा गया, लेकिन पारंपरिक उपागम के अंदर भी बहुत सारे उपागम होते हैं और आधुनिक उपागम के अंतर्गत भी बहुत सारे उपागम है, ठीक है। उपागम की संख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारे सिलेबस में केवल 2 ही बोले गए हैं, पारंपरिक उपागम, ठीक है। इसके अंदर जो है ना, जैसे कि कानूनी उपागम, ऐतिहासिक उपागम या संस्थागत उपागम, तो उनके बारे में हमें नहीं पढ़ना। लेकिन देखो, हमें इसका जो तीसरा पार्ट है ना, संस्थागत उपागम, पारंपरिक के अंदर ही आता है वो, उसके बारे में पढ़ना है। तो देखो, पहले जो स्क्रीन पे आपको नोट्स दे रखे हैं वो मैं समझा देता हूँ। पारंपरिक उपागम, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का इतिहास यूनान से शुरू होता है, ठीक है। तुलनात्मक राजनीति के बारे में जो भी स्टडी अगर हम करते हैं तो इसकी जो हिस्ट्री है वो यूनान से शुरू होती है। और अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के परंपरागत उपागम का जनक माना जाता है, ठीक है। मतलब परंपरागत या पारंपरिक उपागम का जो जनक है तुलनात्मक राजनीति के अंदर जो आता है उसका जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है।
सबसे पहले अरस्तु ने ही 158 देशों के संविधानों को या संविधानों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करके अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स की रचना की थी। सबसे पहले अरस्तु ही थे जिन्होंने 158 देशों के संविधान की जांच पड़ताल की, उसकी स्टडी करी, फिर उसके बाद उसे अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स के अंदर लिख दिया और उसकी रचना कर दी, पॉलिटिक्स की बुक की। ठीक है, लेकिन फिर भी तुलनात्मक जो अध्ययन है उसके परंपरागत पद्धति के प्रमाण अरस्तु से पहले भी पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब परंपरागत जो उपागम है यह पद्धति है, इसके प्रमाण हमें अरस्तु से ही पहले मिल जाते हैं। लेकिन अरस्तु को जनक क्यों माना जाता है? तो इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। वो कैसे देखो, लेकिन अरस्तु ने तुलनात्मक अध्ययन का, ठीक है, सुव्यवस्थित जो आधार है वो प्रदान किया था। इन्होंने अरेंज करके दिया था बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, जो तुलनात्मक अध्ययन है इसको कैसे किया जाए इसको रीअरेंज करके इन्होंने करा था। तभी अरस्तु को क्या माना जाता है? तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम का जनक माना जाता है और इनको राजनीतिक विज्ञान का जनक भी माना जाता है। अब देखो, अरस्तु को तो जनक मान लिया, ठीक है, अरस्तु से पहले कौन आया था हमें उनके बारे में नहीं जानना। अब अरस्तु के बाद जैसे ही अरस्तु ने क्या करा था, इसको सुव्यवस्थित आधार प्रदान किया तुलनात्मक अध्ययन को, तो उसके बाद कौन कौन आया था? देखो, अरस्तु के बाद सिसरो, मैकियावेली, मोंटेस्क्यू, कार्ल मार्क्स, बार्गर, हर्मन फाइनर और लास्की, कार्ल जे फ्रेडरिक और मुनरो आदि विचारकों ने परंपरागत अध्ययन पद्धति को विकसित किया। इसको बहुत ज़्यादा क्या कर दिया, डेवलप कर दिया और इसको बहुत तरीके से, मतलब बढ़िया तरीके से फैलाते चले गए वो। ठीक है, अरस्तु ने शुरुआत करी सुव्यवस्थित तरीके से, फिर इन सभी विचारकों ने क्या करा, इसको विकसित करने में हेल्प करी थी अरस्तु की। इन सभी विद्वानों ने संवैधानिक संस्थाओं के ढांचे पर ही बल दिया। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या करा, संविधान के अकॉर्डिंग, संविधान के अंदर कानून है या नियम है, तो ये संविधान के अकॉर्डिंग जो संस्थाएं है, जैसे कि अगर हम बात करें संविधान या कानून के अकॉर्डिंग जो संस्थाएं हैं जिनको सरकार के 3 अंग माने जाता है, संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो कानून बनाती है, लागू करती है और रक्षा करती है। ठीक है, संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो ये मुख्य 3 संस्थाएँ हैं जो सरकार के 3 अंग भी माने जाते हैं। तो इन पर क्या किया था, इनके ढांचे पर बहुत ज़्यादा बल दिया और इसके अध्ययन की शैली विवरणात्मक रही। ठीक है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था परंपरागत उपागम के अंदर। तो आपको इतना याद रखना है कि परंपरागत उपागम में ना संस्थागत उपागम भी आता है। ठीक है, जिसके बारे में हम जानेंगे। तो परंपरागत उपागम वही है जिसके अंदर संस्थागत उपागम आता है। इसमें केवल सरकार से रिलेटेड बात की जाएगी, क्योंकि सरकार से रिलेटेड जो अगर हम इंस्टीट्यूशन देखें तो कितने हैं, 3 हैं, संसद है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, और भी देख सकते हैं, लेकिन ये 3 मेन माने जाते हैं क्योंकि ये सरकार के 3 अंग भी है। ठीक है, और सरकार का काम वही होता है, कानून बनाना, निर्माण करना। ठीक है, तो संविधान के अकॉर्डिंग ही चलता है वो भी। तो अध्ययन की ये शाखा यूरोप तक ही सीमित होने के कारण, ठीक है, अध्ययन की ये जो शाखा तुलनात्मक अध्ययन वाली, ये शाखा यूरोप तक ही सीमित रही और उसके कारण अत्यंत संकुचित रहे, मतलब बहुत छोटा, क्योंकि ये पश्चिमी देशों तक ही रही है। ठीक है, यूरोप के भी पश्चिमी भाग तक रही है। इसमें लिखित संविधानों और राजनीतिक शक्ति के संस्थागत रूप पर ही ध्यान केंद्रित किया गया। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें केवल राजनीतिक शक्ति के अंदर, देखो इसमें किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता, ना समाज पे, ना अर्थव्यवस्था पे, बस इसमें ध्यान दिया जाता है तो केवल एक पर, वो भी किस पर, संविधान के अकॉर्डिंग और राजनीतिक शक्ति जो केवल कानून के अंतर्गत आती है या जो भी सरकारी कार्रवाई होती है उससे रिलेटेड होता है। बाकी अर्थव्यवस्था या फिर समाज की इसमें कोई बात नहीं की जाती। ठीक है, तो संस्था जो वही काम करती है। देखो, संस्था के बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन वो वही कार्य करेगी जो संविधान से रिलेटेड होगा या कानून से संबंधित होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सरकार को सबसे ज़्यादा सर्वोच्च माना जाता है परंपरागत उपागम में। ठीक है, अध्ययन की ये शाखा यूरोप तक ही सीमित होने के कारण अत्यंत संकुचित रही, बहुत छोटी रही। ठीक है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट रहा। इसमें मुख्यतः मेन तौर पर लिखित संविधानों, जो ऐसे संविधान जो लिखे हुए हैं, और राजनीतिक शक्ति के संस्थागत रूप पर ही ध्यान दिया जाता है, फोकस किया जाता है। और इसके बाद आता है मैक्रिडीज के अनुसार, एक विचारक है मैक्रिडीज, उनके अनुसार विदेशी सरकारों का अध्ययन, ऐसी सरकारें जो बाहर की होती है, ठीक है, देश के बाहर की विदेशी सरकारों का अध्ययन विस्तृत रूप से बड़े तौर से पश्चिमी यूरोपीय लोकतंत्र और पश्चिमी यूरोप के राज्यों और इंग्लैंड से संबंधित थी। ठीक है, इनका अध्ययन किया गया जो पश्चिम से संबंधित है। तो ये परंपरागत उपागम का, जब परंपरागत उपागम सही तरीके से सफल नहीं हो पाया, ठीक है, तो दूसरा उपागम आ गया, वो था आधुनिक उपागम। ठीक है, तो देखो, परंपरागत उपागम की कमियों को देखते हुए आधुनिक उपागम का विकास किया गया।
ठीक है, वो संस्था पर ध्यान देता था, संस्थागत उपागम उसके अंदर था, लेकिन उसकी संस्था केवल सरकार या कानून पर ध्यान देती थी परंपरा में। लेकिन आधुनिक के अंतर्गत क्या हुआ, संस्था थी लेकिन वो संस्था नई कर दी गई, मतलब उसको चेंज कर दिया गया और उसका नाम रख देगा नव संस्थात्मकवाद या नव संस्थागत। ठीक है, परंपरागत उपागम की कमियों को देखते हुए आधुनिक उपागम का विकास किया गया, उसको डेवलप किया गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्योंकि बदलती परिस्थितियों का अध्ययन करने में परंपरागत उपागम उपयुक्त साबित नहीं हो रहा था, क्योंकि परिस्थितियाँ बदलती रहेगी और परंपरागत उपागम अपना सही से काम नहीं कर पा रहा था। नई राजनीतिक व्यवस्थाएं आ रही थी, प्रक्रियाएं, संस्थाओं की वास्तविकताओं को समझने के लिए नई नई खोज क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी। इस दिशा में विशेष रूप कार्य दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुआ। ठीक है, जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, नए कार्य शुरू हो गए, जब विश्व पटल पर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने लगे। मतलब ये कुछ ऐसे महाद्वीप, मतलब ये कह सकते हो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में जितने भी देश थे ना, वो क्या हो गए थे, आज़ाद होने लग गए थे। जैसे कि एशिया के अंतर्गत आने वाला जो दक्षिण एशिया के अंदर आता है क्या था, भारत। ठीक है, भारत भी 1947 में आज़ाद हुआ। श्रीलंका की बात करें वो भी 1940 के दशक में आज़ाद हुआ, और अगर चीन की बात करें तो वो भी 1940 के दशक में ही आज़ाद हुआ था। ठीक है, भारत के आसपास ही बहुत सारे ऐसे कंट्री है, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, जो आज़ाद होने लग गए थे दूसरे विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, अब देखो इसके बाद बोला गया आधुनिक उपागम के अंतर्गत तो हम नव संस्था वाले पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो इसमें हम जानेंगे पारंपरिक उपागम के अंतर्गत जो संस्थागत या संस्थात्मक उपागम है उसके बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है, तो पारंपरिक के अंदर ही आता है संस्थागत या संस्थात्मक उपागम। तो देखते हैं और समझते हैं इसे। संस्थागत उपागम को संस्थात्मक उपागम भी कहा जाता है। संस्थागत उपागम की शुरुआत 1920 के दशक से मानी जाती है। देखो 1920 के दशक में क्या चल रहा था अपना, परंपरागत, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में क्या आया था, आधुनिक उपागम आया था, और दूसरा विश्व युद्ध बाद में हुआ था। ठीक है, तो 1920 में तो अपना पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। ठीक है, तो देखो संस्थागत उपागम को संस्थात्मक उपागम भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे ही अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था उसके 2 साल बाद आ गया था ये, तो 2 साल बाद मतलब कि संस्थागत उपागम की शुरुआत हुई थी। ठीक है, परंपरागत उपागम तो चल रहा था, लेकिन संस्थागत उपागम कब आया था, जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था 1918 में, उसके 2 साल बाद आ गया था ये। संस्थागत उपागम के अंतर्गत केवल सरकार से संबंधित कार्य पर ही, सरकार से संबंधित प्रणालियों व्यवस्थाओं पर ही अध्ययन किया जाता है। बताया था मैंने, वही चीज़ है इसमें। ऐसी संस्थाओं को शामिल करेंगे जो संस्था सरकार से संबंधित प्रणाली, व्यवस्था या कार्य करेगी उससे संबंधित। ठीक है, और वो कोई काम नहीं करेगी, निजी कोई कार्य नहीं करेगी। तुलनात्मक राजनीति में संस्थागत उपागम के अंदर अलग अलग देश के संविधान की, सरकार की शक्तियों, साथ ही साथ सरकार के प्रकारों तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इन सब का क्या किया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है संस्थागत उपागम के अंतर्गत, जो सरकार से रिलेटेड है, संविधान से रिलेटेड है, या फिर सरकार के प्रकारों से संबंधित है। सरकार के प्रकार मतलब कि जैसे कि सरकार किस तरह की है, प्रधानमंत्री को ज़्यादा शक्ति दी जाए या फिर अमेरिका की तरह जो राष्ट्रपति है उसको ज़्यादा शक्ति दी जाए। ठीक है, भारत के अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री को ज़्यादा शक्तियाँ मिलती है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। वास्तविक में देखें, सिद्धांतिक तौर पे तो दोनों है, लेकिन व्यवहार में देखें तो प्रधानमंत्री को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई है, और अगर यूएसए में देखें, अमेरिका में देखें तो राष्ट्रपति को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई है। तो ये प्रकार होते हैं सरकार के, तो इन पर ही अध्ययन किया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जैसे कि भारत की राजनीति का अमेरिका की राजनीति से संबंधित। ठीक है, सब वो तुलना करना, ये सब है, किस प्रकार का अंतर पाया जाता है। अब इसके बाद देखो, ये हमने पढ़ लिया संस्थागत के बारे में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी आलोचनाएं। संस्थागत उपागम की आलोचना क्यों की जाती है। अगर संस्थागत उपागम की आलोचना नहीं की जाती तो परंपरागत उपागम ही चलता रहता, और अगर संस्थागत उपागम की आलोचना की गई है तो अपना आधुनिक उपागम भी सामने आएगा, और उसके अंदर संस्थाएं क्या होगी, दोबारा से चेंज होकर आएगी, और उसका नाम भी चेंज हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा नव संस्थागत उपागम। ठीक है, तो देखो संस्थागत उपागम की आलोचना की गई है, जो नीचे दे रखा है। कई विद्वानों के द्वारा संस्थागत उपागम की आलोचना भी की जाती है, और ये मान्यता है कि संस्थागत उपागम केवल कुछ देशों तक ही सीमित था। ठीक है, तथा ये माना जाता है कि ये केवल यूरोपीय देशों तक ही सीमित रहा है। ठीक है, यूरोप के देशों तक ही ये क्या है, सीमित रहा है। संस्थागत उपागम वर्णनात्मक अध्ययन पर जोर देता है, ना कि विश्लेषणात्मक पर।
इसमें क्या है देखो, अब नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखी है। इसमें संस्थाओं का कार्य क्या होता है और ये तो बताया जाता है, परंतु विश्लेषण, ये जांच पड़ताल नहीं की जाती कि ये संस्था किस प्रकार से कार्य करती है। मतलब ये तो पता है कि ये कार्य क्या करता है, लेकिन कैसे कार्य करता है ये नहीं बताया जाता। ठीक है, संस्थाएं क्या काम करती है ये बताया जाता है, इसको बोलते हैं अपन वर्णनात्मक। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया जाता, जांच पड़ताल नहीं की जाती कि वो कार्य कैसे करते हैं। डीपली कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दिया जाता कि इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं वो कैसे कार्य करते हैं, कैसे ड्यूटीज़ जो है अपनी निभाते हैं, तो उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसी के कारण इसकी बुराई की गई है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है संस्थागत उपागम के अंतर्गत केवल औपचारिक तत्वों पर ही बल दिया जाता है और उनका अध्ययन किया जाता है। अर्थात ऐसे तत्व जो सरकार से संबंधित हैं औपचारिक तत्व कहलाते हैं, और ऐसे तत्व जो निजी में आते हैं उन्हें अनौपचारिक कहा जाता है। जबकि शासन को प्रभावित करने में अनौपचारिक तत्वों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, जैसे कि दबाव समूह हो गए। ठीक है, तो इन पर ध्यान नहीं दिया जाता, केवल उन्हीं का अध्ययन किया जाता है जो औपचारिक तत्व होते हैं। ठीक है, बाकी अगर हम देखेंगे तो आधुनिक उपागम, ये पारंपरिक उपागम के बारे में था सब कुछ। ठीक है, तो इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम आधुनिक उपागम के अंतर्गत जो नव संस्थागत उपागम है उसके बारे में जानेंगे, जिसमें आपको पता लगेगा कि संस्थागत उपागमों को बदल दिया गया है, फिर उसके बाद नव संस्थागत उपागम ला दिया गया और वो इसी का बिल्कुल अपोजिट होगा। इसमें जिन चीज़ों की बुराई की गई है उन्हीं चीज़ों को उसमें लाया गया है। ठीक है, मतलब उनको जिसमें मतलब कि इसमें जिसकी कमी रही है ना संस्थागत उपागम में, जैसे कि इसमें औपचारिक को ध्यान दिया जाता है, अनौपचारिक तत्वों पे ध्यान नहीं दिया जाता। उसमें भी अनौपचारिक और औपचारिक दोनों पे ध्यान दिया जाता है, जो कि इसमें नहीं दिया जाता। ठीक है, तो जो इसमें सीमा है ना वहाँ पे क्या है, उस सीमा को लगाया जाता है पूरा का पूरा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।